आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट ए प्लेन बाउंड्री ऑफ टू डाइइलेक्ट्रिक्स। और इसी टॉपिक में हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और स्नेल लॉ भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की फिनोमिना को हमें पढ़ना है, लेकिन लाइट के केस में नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में। यानी जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से दूसरे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रिफ्रैक्ट होता है यानी अपवर्तित होता है, या फिर किसी दूसरे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के बाउंड्री से परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट होता है, तो इस फिनोमिना को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसी में देखेंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और स्नेल लॉ जो कि रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे दो मीडियम है, एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है मीडियम नंबर 1 और दूसरा डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है मीडियम नंबर 2। अब चूंकि ये डाइइलेक्ट्रिक है, डाइइलेक्ट्रिक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, पिछले लेक्चर्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज के, जो कि आपको पिछले यूनिट्स में मिल जाएंगे। सभी यूनिट्स का प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डाइइलेक्ट्रिक वहाँ से आप अच्छे से समझ लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उसके लिए जो हमारा मीडियम है वो दो डाइइलेक्ट्रिक है। तो ये पहला जो मीडियम है, इसका परमिटिविटी आप देख एप्सिलॉन 1, परमिएबिलिटी μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। जबकि दूसरा जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका परमिटिविटी एप्सिलॉन 2, परमिएबिलिटी μ2 और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है। अब यहाँ पे ये जहाँ दोनों डाइइलेक्ट्रिक एक दूसरे को टच करते हैं वो लाइन है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 आप समझ रहे हैं, ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो y इक्वल टू 0 हम इसको डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे पहले मीडियम से एक इंसिडेंट वेव, अब ये लाइट नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि यहाँ सेकेंड डाइइलेक्ट्रिक के बाउंड्री पे यहाँ पे आके गिरता है। मान लेते हैं हम इसी में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ेंगे, तो पहले मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये दूसरे डाइइलेक्ट्रिक के बाउंड्री से टकराकर वापस पहले डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में ही ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, या जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं परावर्तन। तो यहाँ पे जो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका ये E1 इलेक्ट्रिक वेक्टर, K1 इसका प्रोपगेशन वेक्टर हो गया, और ये θ1 एंगल पे इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्ट होता है θ1 डैश एंगल पे। और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका प्रोपगेशन वेक्टर K1 डैश और इलेक्ट्रिक वेक्टर E1 डैश है। अब हम लोग इसी में रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ सेम कंडीशन के साथ, अब ये दूसरे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाता है यानी अपवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, θ2 है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दूसरे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में जाके अपवर्तित होता है, रिफ्रैक्ट होता है, उसका ये E2 इलेक्ट्रिक वेक्टर और K2 प्रोपगेशन वेक्टर है। ठीक है, और बाकी ये आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये y इक्वल टू 0 क्या है, ये बाउंड्री ऑफ प्लेन ऑफ टू डाइइलेक्ट्रिक, और ये डाइइलेक्ट्रिक है तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम है दोनों। अब हम लोग यहाँ पे आगे इसकी थ्योरी देखते हैं। ठीक है, तो हमें ये इसमें पूरे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की थ्योरी हमें डिस्कस करना है, और उससे रिलेटेड जो लॉज होते हैं उसको हम लोग प्रूव करेंगे। लेट E1, E1 डैश E2 आर द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड रिफ्रैक्टेड वेव। ये मैंने आप लोग को समझा दिया कि इंसिडेंट वेव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ा है E1, और रिफ्लेक्टेड वेव से E1 डैश, और रिफ्रैक्टेड वेव से E2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जुड़े हुए हैं इससे। तो हम लोग इसको वेव फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, या आप लोग जानते हैं किसी वेक्टर E1 इक्वल टू E0 e टू दी पावर i k1 डॉट आर ओमेगा माइनस ओमेगा 1t। इसी प्रकार E1 डैश को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और E2 डैश को इस फॉर्म में, E2 को इस फॉर्म में। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये E01, E01 डैश, E02 ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड्स हैं, जो मैक्सिमम उसके एम्पलीट्यूड है। जैसे ये इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट वेव, इसका ये इलेक्ट्रिक वेक्टर E1 है, तो मान लेते हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो है E0। तो 1 के लिए 1 हमने लगा दिया है। इसी प्रकार इसका जो होगा, इसका E01 डैश, और ये जो रिफ्रैक्टेड है उसका E02 होगा। तो इस प्रकार से ये हम इसको लिख सकते हैं वेव फॉर्म में।
अब यहाँ पे ये हमने लिख भी दिया है, ये एम्पलीट्यूड्स हैं और K1 K1 डैश K2 आर प्रोपगेशन वेक्टर, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दीज इक्वेशंस लाइज एट द सेम बाउंड्री प्लेन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, सो दे मस्ट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। तो ये जो है, ये क्योंकि ये जितने भी वेव्स हैं, चाहे ये इंसिडेंट हो गया, चाहे रिफ्लेक्टेड, चाहे रिफ्लेक्टेड वेव्स हो गए, ये सेम बाउंड्री प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा डैश और ओमेगा 2 बराबर होगा। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन है, ये पहला बाउंड्री कंडीशन है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये अभी मैं बता रहा हूँ। और दूसरा बाउंड्री कंडीशन है जो लागू होगा वो होगा K1 डॉट आर बराबर K1 डैश डॉट आर बराबर K2 डैश K2 डॉट आर। अब ये दोनों बाउंड्री कंडीशन कहते क्या है, ये जो इक्वेशन 4 है ये बाउंड्री कंडीशन कहता है, ये आपको नोट्स में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए ब्लैक पेन से हमने लिखा है। इक्वेशन 4 shows that the incident wave, reflected wave and refracted wave have same frequency. That means frequency of the wave does not change in reflection and refraction. तो पहला बाउंड्री कंडीशन जो है वो ये इंश्योर करता है कि ये जो इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी है वो रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव के बराबर है, या यूं कह लीजिए कि कोई जो इंसिडेंट वेव जो रिफ्रैक्ट होता है या रिफ्लेक्ट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और ये हम लोग जानते भी हैं, लाइट के केस में भी हमने पढ़ा है कि जब लाइट परावर्तित या अपवर्तित होती है तो उसका अपवर्तन के केस में भले ही वेवलेंथ चेंज हो जाए पर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन रिफ्लेक्शन के केस में तो वैसे भी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंसिडेंट वेव है उसका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, ये पहला बाउंड्री कंडीशन इंश्योर करता है। और दूसरा बाउंड्री कंडीशन ये इंश्योर करता है कि ये जो तीनों वेव्स हैं ये कोप्लेनर हैं, यानी इक्वेशन 5 shows that the propagation vectors are coplanar। प्रोपगेशन वेक्टर कोप्लेनर होने का मतलब हुआ कि ये इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव के जो प्रोपगेशन वेक्टर हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। और ये आप लोग जानते भी हैं कि ये नियम भी होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कि आपतित किरण और परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण अवलंब और जिस बिंदु पे वो होते हैं ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये दूसरा बाउंड्री कंडीशन यूज करना पड़ेगा। तो इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को हम यूज करेंगे। अब चूंकि हम लोग क्या करते हैं, इफ़ वी टेक द कंपोनेंट ऑफ प्रोपोगेशन वेक्टर अलोंग द बाउंड्री प्लेन y इक्वल टू 0, तो हम प्रोपोगेशन वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो इसके अलोंग निकालते हैं, ये लाइन y इक्वल टू 0 लाइन के अलोंग। तो चलिए पहला इंसिडेंट वेव ये है, इसका इंसिडेंट वेव जो है उसका प्रोपोगेशन वेक्टर है K1 और ये एंगल है θ1। तो इसका जो कंपोनेंट जब आप इस एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल वाले पे निकालेंगे y इक्वल टू 0 पे, तो ये निकलेगा K1 साइन θ1। तो ये हो गया इंसिडेंट वेव के प्रोपोगेशन वेक्टर K1 का कंपोनेंट, ये x एक्सिस के अलोंग, जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू 0। इसको थोड़ी देर के लिए x एक्सिस मान लीजिए, जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू 0। इसी प्रकार ये K1 डैश का प्रोपोगेशन वेक्टर निकालेंगे तो ये एंगल है θ1 डैश, तो इधर x एक्सिस के अलोंग निकालना है तो वो आएगा K1 डैश साइन θ1 डैश। उसी प्रकार ये K2 जो रिफ्रैक्टेड वेव है इसका प्रोपोगेशन वेक्टर है K2 और ये एंगल है θ2। तो इसका जब आप कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करके निकालेंगे तो वो आएगा K2 साइन θ2। अब ये क्या होंगे, क्योंकि सेम एक्सिस के अलोंग है तो तीनों बराबर होंगे। K1 साइन θ1 इक्वल टू K1 डैश साइन θ1 डैश इक्वल टू K2 साइन θ2। इसको इक्वेशन नंबर 6 मानिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्रोपोगेशन वेक्टर्स K1 और K1 डैश आर इन द सेम मीडियम, हैंस K1 इक्वल टू K1 डैश। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इंसिडेंट लाइट है वो दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाउंड्री से परावर्तित हो गई यानी रिफ्लेक्ट हो गई है। तो ऐसे में जो इंसिडेंट वेव का प्रोपोगेशन वेक्टर होगा वही रिफ्लेक्टेड वेव का होगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे यानी K1 इक्वल टू K1 डैश होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये पहला दो टर्म हम लोग लेंगे, यहाँ पे देखिए पहला दो टर्म लेंगे तो ये K1 डैश और K1 कट जाएगा और ये साइन θ1 बराबर साइन θ1 डैश आ जाएगा। साइन हटा देंगे तो θ1 बराबर θ1 डैश, और यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो नियम होता ही है, यही ना रिफ्लेक्शन का नियम होता है कि आपतन
कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। तो θ1 और θ1 बराबर हैं, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। अब हम लोग रिफ्रैक्शन वाला केस देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन वाले केस के लिए इसी इक्वेशन 6 से ये लास्ट का 2 टर्म ले लीजिए, ये दोनों टर्म। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए। तो ये हम जैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखिए, हाँ, k1 sin θ1 इक्वल टू k2 sin θ2। अब चूंकि k1 बराबर k1 डैश है, तो k1 डैश को हम k1 ही ले, या पहला और लास्ट टर्म ले लीजिए, पहला और लास्ट टर्म लीजिए, ये भी ले सकते हैं, क्योंकि θ1 डैश बराबर θ1 आ चुका है, k1 बराबर k1 डैश आ चुका है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये पहला और तीसरा टर्म ले लीजिए। तो यहाँ पे ये पहला तीसरा टर्म ले लिए, तो ये आ गया। अब यहाँ से sin θ1 बराबर क्या आ गया, k2/k1। अब यहीं पे रुक जाइए, हमें k1 और k2 का वैल्यू निकालना होगा। तो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन। अब यहाँ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मत करिएगा, क्योंकि ये जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है इसका कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अगर यही निर्वात होता, वैक्यूम होता, तब हम यहाँ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करते और ये v बराबर c हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये v होगा। तो ये हो गया इसकी वेलोसिटी। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, v बराबर ω/k। कैसे आता है ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ओमेगा बराबर 2π न्यू होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और k होता है 2π/λ, और एक फॉर्मूला आता है v इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे देखिए k इक्वल टू आ जाएगा 2π/λ। लैम्डा निकालेंगे तो यहाँ v/न्यू आएगा, न्यू ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये 2π न्यू क्या है, ओमेगा, तो ये ω/v k। तो इसी तरह v निकालेंगे तो ये ω/k आएगा। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो ये 1/√μ एप्सिलॉन इक्वल टू ω/k। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल गई, ये जनरल वैल्यू है। अब अगर हमें k1 निकालना है तो ये बनेगा k1 इक्वल टू ω1√μ1 एप्सिलॉन 1। ये बात अलग है कि ω1 ω2 बराबर ही हैं, तो हम दोनों में ओमेगा ही लिखेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ के इस इक्वेशन में k1 k2 की वैल्यू रखेंगे, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, इसके लिए रखेंगे तो ये आएगा ω2√μ2 एप्सिलॉन 2 बटे यहाँ पे ये ω1√μ1 एप्सिलॉन 1। ω1 ω2 कट जाएगा क्योंकि वो तो बराबर है, तो ये यहाँ से ये देखिए ये सिंपल सा ये आ गया sin θ1/sin θ2 इक्वल टू √μ2 एप्सिलॉन 2 बटे μ1 एप्सिलॉन 1। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे v1 बराबर क्या है, 1/√μ1 एप्सिलॉन 1, और v2 बराबर 1/√μ2 एप्सिलॉन 2, माने इन्वर्सली है। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा v1 और नीचे आ जाएगा v2। तो यहाँ पे sin θ1 बटे sin θ2 बराबर v1/v2 आ गया। अब मान लेते हैं इफ n1 एंड n2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेसेस ऑफ मीडियम 1 and 2, यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दूसरे का अपवर्तनांक n2 हो, तो ऐसे में n का जनरल फॉर्मूला होता है c/v। तो n1 निकालेंगे तो c/v1 और n2 निकालेंगे तो c/v2। तो यहाँ से v1 की वैल्यू एक आ जाएगी c/n1 और यहाँ से c/n2। अगेन इसको हम ले जाके वहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्म इक्वेशन 7 में, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा sin θ1/sin θ2 इक्वल टू v1/v2 बराबर n2/n1। तो यहाँ से ये थर्ड और फर्स्ट टर्म पकड़िए, तो ये n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2 आ जाएगा, और यही स्नेल लॉ भी होता है, स्नेल का नियम। ठीक है, तो यहाँ से दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और स्नेल लॉ यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में, जब ये वेव्स दो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के बाउंड्री से रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटा सा सेगमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा, एग्ज़ाम में कई बार पूछता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और फाइनल बात कि ये जितना भी मैं ये कोर्स करा रहा हूँ, आप जान रहे हैं बीएससी का हम लोग कवर कर रहे हैं, खासकर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये थर्ड सेमेस्टर में है। थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, तो उसमें 4 यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है और 4 यूनिट मॉडर्न ऑप्टिक्स का। तो उसमें हम लोग ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसका यूनिट नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं, बाकी सारे यूनिट्स करा दिए गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार ऑप्टिक्स के भी यूनिट्स करा दिए गए हैं। अब ये आपको मिलेंगे कहाँ, आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, पूरा बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट तक का पूरा प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। वहाँ आपको खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए,
इस सेमेस्टर से संबंधित कोर्स के जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये पूरे बीएससी का सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चैनल पे जाने की, पेड कोर्स लेने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक टॉपिक डिटेल में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जेन्युइन तरीके से मैं अपने चैनल पे करवाऊँगा। आप लोग पूरा कोर्स हमारे चैनल से कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, तो आप लोग हमें ईमेल भी कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो किसी भी प्रकार का, मुझसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से हो सकता है, नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। वहाँ कमेंट में मैं सभी कमेंट का जवाब देता हूँ। ठीक है, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।